हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे पुनः एक बार मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे जो प्रश्न हमने लिया हुआ है वह बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में आने वाला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न अलग अलग रूपों में पूछता है। आंसर को हमने इस प्रकार से लिख रखा है कि अगर आप प्रश्न कैसे भी पूछे, अगर आप उतना आंसर लिख देते हैं तो आपको निश्चित रूप से 4 में 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग सालों में रिपीटेड है। 2011, 2013, 2016, 2020, 2022, 2023, 2024 और यह 2025 में निश्चित रूप से आने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आपसे पूछा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पूछता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको यह बताना है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती क्या है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है आपको। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग या उपयोग बात एक ही होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग या उपयोग बात एक ही होती है, ठीक है। तो अब आइए इस प्रश्न के आंसर को समझते हैं कि हमें लिखना क्या है और कहाँ तक कितना आंसर हमें देना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी होती क्या है यह समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी, जिसे इंग्लिश में एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई जिसमें धातुओं को अधिक क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोग पर आधारित है। देखिए, जो धातुएं हैं उनके क्रियाशीलता यानी वह कितनी अभिक्रियाशील हैं, ठीक है ना, वह कितनी अभिक्रियाशील हैं, उसके आधार पर यह एक सूची तैयार की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक सूची तैयार की गई है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के क्रम में यानी अधिक से कम के क्रम में यह सजाया गया है, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है। यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है और यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोग पर आधारित है। तो अब विस्थापन प्रयोग पर आधारित का मतलब कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी को हम लोग समझते हैं। देखिए, यह तो परिभाषा थी, आपसे पूछा हुआ था, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो उम्मीद करते हैं कि सक्रियता श्रेणी को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे धातुओं के नाम लिखे हुए हैं और उनके सक्रियता श्रेणी का क्रम यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला नाम है पोटेशियम, ठीक है, पहला नाम क्या है यहाँ पे, पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। और इधर उन सभी के रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं, ठीक है ना, इन सभी के रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं। और ब्रैकेट में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यह उसका दूसरा नाम है। जैसे जिंक को जस्ता कहते हैं, आयरन लोहा, ठीक है, लेड को सीसा कहते हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं, मरकरी को पारद कहते हैं, सिल्वर को चांदी कहते हैं, गोल्ड को सोना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यह जो सक्रियता श्रेणी है इसका यह कौन सा क्रम है? देखिए, जो सबसे ऊपर धातु है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी पोटेशियम इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर घटती अभिक्रिया और सबसे कम अभिक्रियाशीलता, यानी पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर उसके बाद सोडियम आता है उससे कम अभिक्रियाशील, फिर कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, फिर जिंक उससे कम, आयरन उससे कम, फिर लेड उससे कम, फिर हाइड्रोजन उससे कम, ऐसे करके यहाँ पे गोल्ड जो है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb और हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu और मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। आई होप कि आपको रासायनिक सूत्र याद होगा क्योंकि यह सभी सिंपल पदार्थ यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रश्न में एक चीज़ और पूछा था कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील और हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील पदार्थ बताइए। तो देखिए,
यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील किसी एक पदार्थ का उदाहरण, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर यह जितनी भी धातुएं हैं वह सभी हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से नीचे यह जितनी भी धातुएं हैं यह सभी हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। तो आप इसमें से कोई एक नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उदाहरण, दो उदाहरण, जितना भी उदाहरण आपसे पूछे, आपसे 2-3 जितना भी उदाहरण पूछे, तो अधिक अभिक्रियाशील बोला हुआ है तो यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले यहाँ पे जो नाम दिए गए इसमें से किसी 2 उदाहरण को आप ले सकते हैं, या एक पूछा है तो एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन से कम बोला हुआ है तो नीचे वाले यहाँ पे जो हैं, ठीक है ना, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड में से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सक्रियता श्रेणी को आप समझ गए होंगे। अभी अगले पेज पे हम लोग और डिटेल में समझने वाले हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे अब सक्रियता श्रेणी को एक्सप्लेन किया गया है, आइए पढ़ते हैं इसे। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। क्या कह रहा है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है क्रमशः घटती जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे बताया। विलोमता का मतलब कि इसका उल्टा, नीचे से ऊपर की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः बढ़ती जाती है। यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होगी वह क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, जैसे सबसे कम अभिक्रियाशील, जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रमशः बढ़ती जाती है। स्पष्टतः श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तथा सबसे अंतिम धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो सबसे ऊपर धातु होगी यानी पोटेशियम, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और सबसे नीचे धातु यानी यहाँ पे गोल्ड, सोना, यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे यही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग, मेजर यूजेज ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, प्रमुख उपयोग या अनुप्रयोग बात एक ही होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको पहले प्रश्न में भी बता चुके हैं, प्रश्न में जब हम पढ़ रहे थे कि प्रयोग या अनुप्रयोग बात एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आइए इसके उपयोग को पढ़ते हैं। इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। यानी यह जो सक्रियता श्रेणी होती है, इसकी सहायता से जो अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं वह अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापन की हमें जानकारी मिलती है, उसकी क्षमता की जानकारी मिलती है कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगी या नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है, यहाँ पे में नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी। इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है अर्थात पहले स्थित है, वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। क्या कर रहा है कि इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, यानी यहाँ पे देखिए यह सभी धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं। ठीक है ना, यह सभी धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, वह क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए वह क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यानी किसी भी अम्ल से वह हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित करके उसको अलग कर देती हैं। विभिन्न धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में, यानी इसके द्वारा हम अलग अलग धातुओं की सक्रियता की तुलना हम कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न में हमें इतना ही लिखना है, इससे अधिक एक भी लाइन नहीं लिखना है। और अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना 4 नंबर के लिए पर्याप्त है, तो जब आप इसको कॉपी पे लिखेंगे तो यह आपका एक पेज से लगभग थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, और यह निश्चित रूप से आपको 4 में 4 मार्क्स देने से कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब कुछ, आपको जितनी बातें जरूरी थी वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, और इतना आपके लिए पर्याप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और यह प्रश्न अगर आता है इतना आप लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 4 में 4 मार्क्स आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अब आपके लिए यह कलरफुल नोट्स तैयार करना बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी कि हाँ मैं आपके लिए सच में मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास तक यह वीडियो पहुंचे और अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।